काउंसलिंग का नया एपिसोड लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। वक्त की जरूरत और नौजवानों के बार बार इसरार के बाद हमने करियर काउंसलिंग पर यह खास प्रोग्राम शुरू किया है और पहले ही एपिसोड में जिस अंदाज में नाज़रीन ने हमारी हिम्मत अफजाई की, उसके नतीजे में हमने ये तय किया है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की रहनुमाई की हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे। करियर काउंसलिंग आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना वायरस के दौर से पहले ही नौजवान अपने करियर को लेकर फिक्रमंद थे, वहीं दूसरी जानिब अब कोरोना वायरस ने जो भयानक तस्वीर मुल्क में बनाई है, उसको देखकर आजकल नौजवान अपने करियर के हवाले से मायूसी के शिकार होते दिखाई दे रहे हैं और जहनी तनाव के दौर से भी गुजर रहे हैं। उनको अपनी उम्मीदों के टूटने और ख्वाब के चकनाचूर होने का खदशा लायक है और फिलहाल तजब्जुब के शिकार होते नजर आ रहे हैं। कसमपुरसी और बेबसी के दौर से गुजर रहे नौजवानों की रहनुमाई के लिए हमारा यह खास एपिसोड एक और इंतहाई खास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में पेश है। आज हमारे इस खास एपिसोड के जो इंतहाई खास मेहमान हैं, वो गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने अपनी खिदमात के जौहर दिखाए हैं। 6 किताबों के मुसन्निफ, 8 ममालिक में अपना कलीदी खुतबा पेश कर चुके, 400 से ज्यादा लेक्चर दे चुके मारूफ माहिर तालीम, करियर काउंसलर और जम्मू के पुंछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमीम बांडे आज हमारे इस खास एपिसोड में नौजवानों की रहनुमाई के लिए आज हमारे साथ हैं। करियर काउंसलिंग के इस खास एपिसोड और नौजवानों की रहनुमाई की खातिर अपना कीमती वक्त निकालने के लिए डॉक्टर शमीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहला और कॉमन सवाल तो यही है कि आज के दौर में करियर काउंसलिंग की कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है? देखिए, वैसे तो हर वक्त कैरियर काउंसलिंग की हर वक्त बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आज के इस दौर में जब आप देखते हैं कि इस पैंडेमिक में जो फिजिकल कांटेक्ट था वो खत्म हो गया, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जहां पे भी कोई ऐसी चीज जगह ऐसा प्लेस था कि जहां पे स्टूडेंट्स अपने कैरियर के बारे में लोग पूछ सकते थे, समझ सकते थे, तो वो सब चीजें बंद होने की वजह से आज बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया के जरिए से इस कैरियर काउंसलिंग के जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी का फ्यूचर बनाने में, आप तमाम नौजवानों तक पहुंचाने के लिए बहुत 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 जरूरी है। करियर काउंसलिंग का अमल किस उम्र से शुरू होना चाहिए, इब्तिदा से ही या फिर 10वीं या ग्रेजुएशन के बाद से? नहीं, मेरा तो मानना है आज के इस दौर में, क्योंकि दिस इज एरा ऑफ कंपटीशन, ये आज इंतजार का वक्त नहीं है कि हम लोग 12th करेंगे या 10th के बाद हम लोग मेडिकल फील्ड के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर पीएससी और यूपीएससी के लिए करेंगे। नो, बिकॉज इस वक्त कंपटीशन बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है, तो आज हमको स्टार्ट में ही आपकी स्कूलिंग ही इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप जब पहली क्लास में गए हैं तो आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए और आपको पहले ही दिन से अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना कैरियर फिक्स करके उस हिसाब से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। माशी तंगी और हालात की मजबूरी और फिर अपनी पसंद के मुताबिक करियर बनाना, इन दोनों के बीच तालमेल कैसे मुमकिन है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि माली तंगी की वजह से बहुत सारे तलबा अपने ख्वाब कुर्बान कर देते हैं और अपना करियर भी। ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। स्पेशली अगर आप देखें दूर दराज के इलाके के वो बच्चे जिनके पास कोई जराई नहीं है, जो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर सकते और स्पेशली किसी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, इवन इतने भी हमने बच्चे देखे कि जिनके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे बच्चों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और वो अपने ख्वाब को आखिर तक, इंजाम तक नहीं ले जा सकते। लेकिन मेरा मानना यही है कि विल पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक सोच बड़ी होनी चाहिए, तो आज के इस दौर में आप कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो और थोड़ी बहुत मेहनत करके भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को सेट कर सकते हो। प्रोफेसर शमीम बांडे साहब, आज हर शख्स वक्त की किल्लत का शिकवा करता है, हर कोई जल्दी से जल्दी कामयाबी के ऊंचे मकाम तक पहुंचना चाहता है। क्या करियर बनाने का कोई शॉर्टकट फार्मूला भी है? नहीं, देखिए, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, अगर आप चाहते हो कि आप आने वाले वक्त के लिए लोगों के लिए एक मिसाल बनो, एक ऐसा काम करो कि जिससे आपका फ्यूचर भी मजबूत हो और आपकी नस्लें भी याद करें, तो आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है। आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। लेकिन जो सबसे कामयाबी जो है ना, एक जो उसकी चाबी है, कामयाबी की कुंजी है ना, वो है कांस्टेंट वर्क।
वो है कॉन्फिडेंस जी। और वो है ऑनेस्टी विद डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ। तो फिर इंसान की तमाम जो उसके परेशानियां मंजिल वो पूरा करने में आते हैं, उनको भी इंसान पार कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपका रोजाना हजारों तलबा से रब्ता होता है, उनके साथ उठना बैठना होता है, उनकी जहनियत से आप बखूबी वाकिफ होंगे। इसलिए सवाल यह है कि आजकल तलबा में किस फील्ड को पसंद करने का रुझान ज्यादा है? ज्यादा लोग सिविल सर्विसेज के पीछे बहुत ज्यादा रोक जाते हैं। लोग चाहते हैं कि वो भी कोई देखिए रोल मॉडल वो बनाते हैं किसी बड़े से ऑफिसर को और उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मसला है, मैं लोगों को कहता हूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के पीछे मत जाया करें, आप बल्कि आप एक ऐसा कुछ काम करो कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि सभी को तो गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे जराए हैं ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में जहां हम अच्छा काम करके अच्छा नाम भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो लोगों के जहनों को ठीक करने की जरूरत है, लोगों को इन तमाम चीजों की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि एक वक्त में पता नहीं कैसे ये रुझान पैदा हुआ बहुत तेजी के साथ कि हर वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे जाए। एक जमाने तक करीब एक दहाई से ज्यादा का वक्त हमने देखा है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में बाज़ाब्ता तौर पर हर वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अपने बच्चे को भेजा जाए। अब जो इंजीनियरिंग का फील्ड है उस फील्ड में हम देख रहे हैं किस तरह से रोजगार को लेकर के कितने इंजीनियर तड़प रहे हैं और एक बड़ी आबादी है इंजीनियरों की जो आज भी बेरोजगार बैठी है, रोजगार के तलाश में दर दर भटक रही है। इसी के साथ कुछ और ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे और ऐसे शोबे हैं जहां पर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। आपकी नजर में फिल वक्त कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें ज्यादा स्कोप है, कम मशक्कत के बाद रोजगार मिलने के इम्कानात ज्यादा हैं आपकी नजर में? फिलहाल जो तस्वीर बन रही है, जो मुल्क के हालात हैं और जो एजुकेशन सिनारियो के साथ साथ जॉब्स को लेकर के जो परेशानियां, उन तमाम हवालों से आपकी नजर चुके बहुत ही बारीक है इन तमाम चीजों पर। सवाल यही है कि कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें ज्यादा स्कोप है इन दिनों 21वीं सदी के इस दौर में? देखिए, मेरा मानना यही है कि आपको प्रोफेशनल जो है ना प्रोफेशनली साउंड होना पड़ेगा। और अगर आपके पास किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल नॉलेज है तो आप मार नहीं खा सकते, आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से ला सकते हो, एक अच्छे मेयार से अपनी जिंदगी को जी सकते हो। तो किसी एक फील्ड को चुनना है आपको, लेकिन साथ में प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन करना है तो आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि सारे लोग तो ना तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, ना पीएससी में जा सकते हैं, ना डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हमको बहुत सारे ऐसे फील्ड भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जहां पे हम अपना नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और साथ में सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली हमको साउंड होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी आबादी आज ये सोचती है कि वो दूसरे मुल्क में अपना करियर बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अरब और यूरोपियन ममालिक की तरफ जाने की ज्यादा चाहत रखते हैं। क्या ये सोच सही है और इसके फायदे या नुकसान आपकी नजर में क्या क्या है? नहीं, मैं तो कभी भी इसके हाथ में नहीं रहा, मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा कि अपना देश छोड़ के आप अपना जो आपका आईक्यू लेवल है उसकी आप फायदा किसी दूसरे मुल्क को दो। मेरा तो मानना यही है कि आप अपने देश में काम करो, लेकिन दुख इस चीज का है कि वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे पास नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी जो हमारी गवर्नमेंट को क्रिएट करनी चाहिए ना, उस हद तक नहीं क्रिएट की जा सकती ताकि हमारा यूथ, हमारा साइंटिस्ट, हमारा रिसर्चर, हमारे काम करने वाले लोग, हमारा मेन पावर उसको प्रॉपर्ली यूज किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेन पावर हमारे पास है, देखो। और हम लोग क्या करते हैं कि हम वर्क हम करते हैं और हमारा रॉ मटेरियल खरीद के कोई दूसरा मुल्क ले जाता है और फिर रॉ जो मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके वो जब फिनिशिंग करते हैं तो उसी चीज को हम लोग खरीदते हैं। मीन 10 रुपए की चीज हमसे खरीदी थी और 100 रुपीज में हमें ही बेची। तो ये लम्हा फिक्र है और ये गवर्नमेंट को भी और तमाम एजेंसीज को भी सोचना पड़ेगा। और मेरा मानना यही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा अपने देश में काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन का तलबा के ऊपर किस तरह का असर हुआ है और इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है आपकी नजर में? बहुत बड़ा असर पड़ा। आज की डेट में देखिए, इकोनॉमी हमारी ठीक हो सकती है, हमारे लोग जो बीमार हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक बात, बच्चे किसी का कैरियर खराब हो गया, अगर स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसकी तालीम में, उसकी क्वालिटी में और उसके फ्यूचर में अगर बीच में ब्रेक लग गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई कौम इस वक्त सफर कर रही है तो वो हमारे तुलबा और तालिबात हैं। तो आज की डेट में फिर भी मैं ये कहता हूं कि हमने बच्चों के साथ काउंसलिंग की, बच्चों के साथ राब्ता किया, सभी लोग कर रहे हैं और उनको डिप्रेशन में जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर था वो स्कूल बंद होने से, कॉलेज बंद होने से, इंस्टीट्यूट बंद होने से, तमाम जहां जहां उनके कोई जराए थे जहां से वो सीखते थे या अपने फ्यूचर को सिक्योर करते थे, वो सब बंद होने की वजह से बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और आज की डेट में बच्चा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑनलाइन पे। तो लेकिन अब आज ऑनलाइन भी तभी हो सकता है कामयाब जब आपके पास कोई 4G अच्छे तरीके से चल रहा होगा या कोई वाईफाई होगा। तो आपने देखा होगा गांव में ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके पास मोबाइल तक नहीं है, तो वो भी सफर कर रहे हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान इसका कोविड का उठाना पड़ा है। डॉक्टर साहब ऑनलाइन की बात कर रहे थे, ऐसे में एक नया सवाल मेरे जहन में ये आया कि क्या ऑनलाइन जो एजुकेशन हासिल करने का सिलसिला या फिर गूगल पर जो हम नॉलेज हासिल करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्या इसमें मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे होने के इम्कानात नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, हमने तो ये मानना है, मैंने बहुत बार बहुत सारे चैनल्स पे मेरी बात भी हुई, हमने कहा कि जो फिजिकल कांटेक्ट रहता है, आईज टू आई कांटेक्ट रहता है, आमने सामने रहता है, तो वो बच्चा सीखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक डॉक्टर ऑनलाइन से क्या फायदा लेगा, एक इंजीनियर ऑनलाइन से क्या फायदा लेगा? तो मैं तो बिल्कुल ये कहता हूं कि बच्चा जो एक ऑफलाइन से सीखता है वो ऑनलाइन से सीख नहीं सकता। बाकी रहा इंफॉर्मेशन, गूगल में भी सही 100% एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और जिससे कि बच्चे का कंसेप्ट खराब होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि वालिदैन ये तय कर लेते हैं कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे या मास्टर बनाएंगे, लेकिन ऐसा वक्त भी होता है जब तलबा को ऐसा महसूस होता है कि वो इस फील्ड में कामयाब नहीं होगा और वो उसमें नहीं जाना चाहता है, हालांकि वक्त उस वक्त तक के काफ़ी गुजर चुका होता है। ऐसी सूरत हाल में एक शख्स को क्या करना चाहिए? ये तो बिल्कुल, हमने जहां भी मैं जाता हूं, मैंने आपको पहले भी आपने बड़ा खूबसूरत स्टार्ट में कहा भी कि मुख्तलिफ जगह मोटिवेशनल लेक्चर देने के, तो मेरा वन पॉइंट एजेंडा रहता है कि डोंट फोर्स। आप अपनी फीलिंग्स को बच्चों पे फोर्स मत कीजिए। बच्चे का अगर इंटरेस्ट डॉक्टर बनना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है, प्रोफेसर बनना नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती मत कीजिए। जहां बच्चे का इंटरेस्ट है आपको उसी फील्ड को उसको चुनने देना चाहिए, और जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी फील्ड को चुनेगा तो उसमें वो ऑनेस्टली काम करेगा और कुछ नया काम कर सकता है। तो हमारा भी यही मानना है, हम बच्चों को यही कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, आप उसी फील्ड को अपनी जिंदगी में अपनाओ। करियर काउंसलिंग के हवाले से एक वालिदैन की और उसके बाद फिर उस्ताद की किस तरह की जिम्मेदारियां इन दोनों पर आयद होती हैं? देखिए, हमारा मानना है कि तीन तरह की एक त्रिमूर्ति या त्रिदेव रिलेशन बनती है, वो बच्चा, टीचर और पेरेंट्स। अब आपके पास बच्चा जब जाता है टीचर के पास 6 घंटे के लिए रहता है, बच्चों 18 घंटे वो पेरेंट्स के पास रहता है। तो अगर तीनों ईमानदार होंगे, अगर तीनों ऑनेस्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं टीचर ही सब कुछ कर देगा और टीचर कहे कि बच्चा सब कुछ कर देगा और बच्चा कहे कि मेरे पेरेंट्स ही कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इन तीनों को मिलके अपने कैरियर, बच्चे के कैरियर के बारे में काम करने की जरूरत है। एक चीज नई पिछले 2-3 दहाई में देखने को मिली कि स्कूल में, खासतौर से प्राइवेट स्कूल में, पेरेंट्स मीट हुआ करती है, साथ जो गार्जियन है स्टूडेंट्स के, उनके वालिदैन को बुला करके उनके साथ मीटिंग की जाती है, बाकायदा तौर पर बच्चों के बारे में समझने और समझाने की कोशिश की जाती है। उसमें वालिदैन को क्या ये चीजें समझने में आसानी होती है कि उनका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है? क्या वहां पर बच्चों की पसंद को समझ पाते हैं? और एक दूसरा एंगल ये भी है कि खासतौर से मदारिस के जो बच्चे होते हैं या मदारिस का जो तरीक़ा तालीम है, तर्ज तालीम है, वहां पेरेंट्स मीट नहीं होती। आप पेरेंट्स मीट की अहमियत को किस नजर से देखते हैं? ये जो पीटीएम है जिसको आप पेरेंट मीट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे का वीक पॉइंट होता है या टीचर का कोई वीक पॉइंट है या स्टूडेंट का कोई वीक पॉइंट है, वो तीनों लोग बैठ के उस वीक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूलों में हो रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में भी इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, प्राइवेट स्कूल में लोग करते हैं, मदारिस में नहीं है। तो ये मेरा मानना ये है कि ये बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और मदारिस या जो भी कोई इंस्टीट्यूट है, हर जगह पे पेरेंट मीट होनी चाहिए, और वीकली या कम से कम 15 दिन में एक होनी, इसका बहुत फायदा है। प्रोफेसर शमीम बांडे साहब, एक सवाल ये है कि आज एक बड़ी तादाद है नौजवानों की जिनको माली तंगी का सामना है, खासतौर से वो अपने ख्वाब तो बुनते हैं, करियर बनाने को लेकर के ख्वाब सजाते हैं, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ जो माली ताउन है वो उन्हें नहीं मिल पाता। आप कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं, कई ट्रस्ट भी चलाते हैं, क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी तंजीम है जो ये काम करती हो माली मुआवनत को लेकर के, खासतौर से ऐसे नौजवानों के लिए जो अपने करियर बनाने में माली मुआवनत
कमी के शिकार हैं, उनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं क्राइसिस के दौर से गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से अपने ख्वाब कुर्बान करने पड़ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ट्रस्ट के लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लेवल पे भी, कि वो लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो दूर दराज के इलाके के बच्चे थे, गरीब थे, जिनका एक ख्वाब था, तो वो उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। एडमिशंस करवाते हैं बच्चों की, चाहे वो पीजी के लिए हो या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हो। उसके बाद स्कूलों में बच्चे कुछ अडॉप्ट करके लोगों ने रखे हुए हैं, स्कूल भी खोल के रखे हैं, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं उन तमाम बच्चों को जो जिनके माँ बाप नहीं है या जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं। तो ऐसे लोग हैं, आज की डेट में भी हैं, बहुत सारे हैं। हमारे भी स्कूल कुछ हैं जिसमें इन बच्चों के बारे में, बच्चों की तालीम के बारे में, बच्चों के जो उनकी फीस है वगैरह, वो सब लोग कुछ करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। एक उस्ताद, एक करियर काउंसलर और एक मुरब्बी होने के नाते करियर को लेकर बेचैन नौजवानों से और मायूस हो चुके नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। वो चलती रहती है और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, दीवारें आती हैं, पहाड़ आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो नदी चलते चलते और आखिरी मंजिल जो उसकी होती है समुद्र, वहां तक पहुंच जाती है। तो मैं भी अपने तमाम नौजवान बच्चों को यही कहूंगा कि आपके रास्ते में, आपके फ्यूचर के बनाने के रास्ते में, आपका जो मंजिल है उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मजा तो तब है कि चाय में जमी हुई मलाई को जैसे आप साइड करके चाय पी जाते हैं, इसी तरह उन तमाम परेशानियों को साइड करके आपने अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचना है। सिर्फ और सिर्फ 4 जिंदगी में चीजें रख लीजिए, गरीबी, अमीरी और बड़े बड़े स्कूल मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं कि आपकी सोच। कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, आपको सिंसियरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और चौथे नंबर पर आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा तो एक आंट जो है वो एक चावल का दाना लेके 100 मीटर की पहाड़ को अगर वो पार कर जाती है, तो एक इंसान क्यों नहीं इन परेशानियों को दूर कर सकता। तो मेरा मानना यही है कि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना। हमारे यूथ को चाहिए कि एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करें और आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी का फायदा भी लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक सेट टारगेट कर दें, एंड देन उस टारगेट को पाने के लिए आप मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे जब तो आप अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। प्रोफेसर शमीम बांडे साहब, आखिरी सवाल ये कि जब एक स्टूडेंट अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी और फील्ड में जाना चाहता हो और उसके वालिदैन कुछ और फील्ड में भेजना चाहते हो, जब ये दोनों टकरा जाए, ऐसे में एक उस्ताद होने के नाते एक स्टूडेंट को क्या आप राय देंगे, क्या मशवरा देंगे? नहीं, हम तो हमेशा स्टूडेंट को नहीं, हम उनके पेरेंट्स को मशवरा देंगे कि आप अपनी सोच अपने बच्चों पे फोर्स मत कीजिए, क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत करनी है और उसका फ्यूचर है। एक कामयाब डॉक्टर कभी वो नहीं डॉक्टर बन सकता जो जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था। एक कामयाब प्रोफेसर वो नहीं हो सकता अगर उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, और कामयाब इंजीनियर वो नहीं हो सकता अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर, इंजीनियर, डीसी बन सकता है, लेकिन वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता। कामयाब वही बनेगा जो वो बच्चा चाहता है, जो उस बच्चे का सोच है। और आपके जो गाइडेंस चाहिए बुजुर्गों की, पेरेंट्स की, मेहनत बच्चे की चाहिए, और जो बच्चे का सोच है उस बच्चे की सोच पे ही पेरेंट्स को भी चलना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए कैरियर के सिलसिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम साहब, आपने इस अपनी कीमती बातें हमारे नाज़रीन के सामने पेश की। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से बताए गए रहनुमा खतूत पर अमल करके बेबसी के शिकार नौजवान इत्मीनान की सांस लेंगे और अपने करियर को लेकर जिस बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें इससे राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम बांडे साहब आपका। तो नाजरीन, अब हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में मुल्क भर में सरकारी नौकरियों से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन जारी की गई होती हैं उससे हम आपको वाकिफ कराते हैं ताकि आपकी तलाश को हम आसान बना सके। इस हफ्ते आप किस रियासत में और किस शोबे में सरकारी नौकरी के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं, पूरी तफसीलात जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो बेदार हो जाइए।
अगर आपकी नौकरी चली गई है और सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं तो ध्यान दीजिए, हमने एक बार फिर से आपके लिए सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन जगह जगह से तलाश करके जमा कर रखा है और अब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने वाले हैं कि आप इस हफ्ते कहां-कहां सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। हमारी तहकीक में इस बार सबसे पहले बिहार का नाम सामने आया, जहां सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार फिर से सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। बीपीएससी में इस बार असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के ओहदे के लिए आसामियां निकली हैं। 11 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने का आगाज हो चुका है। अगर आप भी इसके अहल हैं तो आपको भी चाहिए कि एप्लीकेशन जमा कर दें, चूँकि फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल 31 सीटें हैं, जिन पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी हैं और इसके लिए आपको www.bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा, जहां आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इधर आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कई शोबों में आसामियां निकाली हैं। 25 जून तक आप यहां अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के ओहदे पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपके पास एमबीबीएस के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो। उम्मीदवार अपना सभी सर्टिफिकेट और दीगर डॉक्यूमेंट covidclinical.registry@gmail.com यानी covidclinical.registry@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने भी 2000 से ज्यादा सीटों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने क्लर्क, रेवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट लाइनमैन वगैरह के ओहदे के लिए आसामियां निकाली हैं। बताया जा रहा है कि 2632 सीटों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें क्लर्क के लिए 549 और असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 1700 सीटें निकली हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है और टेस्ट की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। अलबत्ता आप 17 से 37 साल के हैं तो फिर आप यहां अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.pspcl.in। वहीं दूसरी जाने मद्रास हाईकोर्ट में बम्पर वैकेंसी निकली है। 3500 से ज्यादा सीटों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1911 सीटें हैं। वॉचमैन की 496 समेत कई ओहदों के लिए बहाली का ऐलान किया गया है। अगर आप 8वीं पास हैं तभी भी आप मद्रास हाईकोर्ट में नौकरी के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। आखिरी तारीख 9 जुलाई रखी गई है। आप मद्रास हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। इधर वजारत दिफा के मातहत काम करने वाली इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को फिलहाल 350 नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए नाविक और मैकेनिकल की जरूरत है। 16 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई है और इसके लिए आप www.joinindcoastguardgov.in पर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस और मैथ से किया है तो फिर आप यहां फॉर्म जमा कराने के अहल होंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने पुलिस डिपार्टमेंट कमांडो विंग के ग्रुप सी में मेल कांस्टेबल के ओहदे पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इन सीटों पर एप्लीकेशन प्रोसेस 14 जून से शुरू होगा। इस बहाली मुहिम के जरिए कुल 520 सीटों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार 29 जून तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर आप 12वीं जमात पास हैं तो आप अपना फॉर्म यहां जमा कर सकते हैं। दफ्तरी वेबसाइट है www.hssc.gov.in। इस बीच इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ी तादाद में खाली सीटों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। इंडियन रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के तहत अप्रेंटिस के ओहदे पर भर्ती के लिए दरखास्त तलब की है।
याद रहे कि 24 जून आखिरी तारीख है जब फॉर्म वसूल करना रेलवे की तरफ से बंद हो जाएगा। करीब 3,591 सीटों के लिए यहां आसामियां निकली हैं। इसके तहत कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, पाइप फिटर वगैरह की सीटों पर भर्ती के लिए दरखास्त तलब की गई है। जिन लोगों ने 50% के साथ 10वीं जमात का इम्तहान पास किया है और जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है वो इस पोस्ट में बहाली के लिए फॉर्म जमा करा सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए आपको इंडियन रेलवे की वेबसाइट www.rrc.wr.com पर जाना होगा। याद रहे कि आखिरी तारीख 24 जून है। 24 जून से पहले अपना फॉर्म इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जमा करा सकते हैं। अगर आपने 10वीं जमात का इम्तहान पास किया है और 50% से ज्यादा नंबरात हैं और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप यहां अपना फॉर्म आसानी से जमा कर सकते हैं। तो इस खास रिपोर्ट के साथ आज का ये एपिसोड खत्म हुआ चाहता है। यकीन है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा। आप अपने तौर पर अपनी राय और अपना तासुर हमारे इस प्रोग्राम में पेश कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट करके या फिर ईमेल लिखकर आप हमें अपना तासुर भेज सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आप किसी अपने पसंद के करियर काउंसलर को सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके किसी काम आ सकें। फिलहाल इसी नेक ख्वाहिशात के साथ रहमत कलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह मेहरबान।